नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। हम लोग कक्षा 12 के डिटर्मिनेंट की चर्चा कर रहे हैं। सारणिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है आपके लिए। जो आपकी कमिंग परीक्षाएं होनी हैं उसमें इसका 13 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। 13 नंबर इस प्रकार से कि 5 नंबर का तो एक प्रूफ आता है, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 5 नंबर का तो एक प्रूफ आता है इस तरीके का, जिसमें कुछ दिया होता है LHS और RHS दिया होता है और उसको सिद्ध करना होता है। और दूसरा एक क्वेश्चन आव्यूह का है जो इसी का एक भाग है। आगे की एक्सरसाइज एक मिलेगी, वहाँ पर आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना है और उस समीकरण को हल करने का जो तरीका है वो आव्यूह विधि से हल करना है। सारणी के चैप्टर में दिया है 8 नंबर का, वहाँ से एक प्रश्न आता है। तो इस तरीके से ये पूरा 13 नंबर का 14 नंबर का सवाल यहाँ से हो सकता है और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। बहुत आसान भी है, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात की गई थी कल, उन प्रॉपर्टीज का उपयोग करके सारणी को सरल करना होता है। और चूंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और इजी भी है, इसमें बेसिकली इस तरीके के सवाल कर हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे। इसी क्रम में आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है। और इस समय थोड़ी सी समस्या ये भी है कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व इस समस्या से ग्रसित है और हमारा देश भी इस समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पठन पाठन का कार्य है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है या और जो बच्चों के क्लासेस हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं, उनको घर पर ही रहना है। तो आप अगर इस तरीके के माध्यमों से जुड़े रहेंगे तो आप अपना कंटेंट पूरा करा पाएंगे। कब खुलेगा, क्या हो रहा है, इसको कोई नहीं बता सकता है। ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया दिख रही है और ऐसी स्थिति में आपको तो परीक्षा की तैयारी करनी ही करनी है। कब परीक्षा होती है, क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल अनसर्टेन है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप सजग नहीं रहेंगे तो आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम अपने सिलेबस पर अगर आएँ तो सारणी के इस सेशन में हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। और इसी क्रम में एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि सिद्ध करना है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y, और जो RHS है जो सिद्ध करना है x माइनस y y माइनस z z माइनस x, फिर x y प्लस y z प्लस z x। तो एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कल कि यदि किसी सारणी के किसी रो या किसी कॉलम में किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़े या घटाए जाएं तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। डिटर्मिनेंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर एक कॉलम है या एक रो है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें किसी दूसरे रो या कॉलम के संगत अवयवों के सम अपवर्त किसी निश्चित संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर इसका सलूशन हम देखें तो LHS हम कर लेंगे x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x और x। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ से कुछ भी कॉमन होता नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम इस रो में x से गुणा कर दें, इस रो में y से गुणा कर दें और इस रो में z से गुणा कर दें तो हम यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब, यहाँ x y z, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y क्यूब और यहाँ भी x y z, और फिर यहाँ z स्क्वायर z क्यूब और x y z हो जाएगा। लेकिन अब हम गुणा अगर कर रहे हैं तो गुणा करने के लिए हमको उतने से भाग भी करना पड़ेगा। तो या आप ये भी कर सकते हैं, एक लाइन और आपकी बढ़ जाएगी।
जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। अब आपके पास ये एक्स वाई जेड ऊपर है, ये गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, हटा देते हैं इसको। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अपान भी एक्स वाई जेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स वाई जेड ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस x को ऊपर वाले रो में गुणा कर देते हैं, पहले रो में। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड और ये हो जाता है वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई और फिर इसी ये वाई से यहाँ गुणा किया गया और जो जेड बचा उसको हम इसमें गुणा कर देते हैं, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा कॉलम 3 है, कॉलम 3 एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो कॉलम 3 से अगर हम एक्स वाई जेड बाहर कर लें तो एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और एक ये हमारा एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक। इस प्रकार से हमारे पास एक नया सारणी बन जाता है। और कभी कभी यहाँ पर एक पार्ट ये नहीं दिया हुआ है, कभी कभी इसकी सहायता से ये सिद्ध करने की पूछ लिया जाता है और कहा जाता है कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। लड़के यहीं पर मार खा जाते हैं, यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहते हैं बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए, ऊपर लिख देता है एक लाइन कि बिना प्रसार किए निम्न सारणी को सिद्ध कीजिए। इतना दिया हुआ है और बराबर इतना दिया हुआ है, अब आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, बिना प्रॉपर्टीज के यूज के हम डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम एक नया सारणी प्राप्त कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस भी किया था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी अवयव एक हैं तो उसको हम प्रयास करेंगे कि पहले रो में आ जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा कर लेने से बहुत सुविधा हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रो में लाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे लाएंगे, देखिए बराबर प्रॉपर्टी लगाएंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी बताई गई थी कि यदि किसी सारणी के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक्स एक्स क्यूब 1 वाई वाई क्यूब 1 और जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1, इनको हमने रो से बदलकर कॉलम में लिख दिया। अब हम क्या करें, अगर दो का परिवर्तन करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो इसको और इसको बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर हम तीनों को बदल देते हैं तो वो माइनस 2 बार आता है, यानी कुल मिला के फिर प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक सारणी आ जाता है। और अब आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, इस एक एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को कुछ नहीं करना है और c2 माइनस c3 कर दीजिए। अगर आपने यहाँ एक 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 बना लिया है तो आप c2 माइनस c3 और c3 माइनस c1 करेंगे तो आपका सारणी निश्चित रूप से सरल हो जाएगा। यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 1 1 लाना है। अब 1 1 1 जबरदस्ती हम नहीं ला सकते हैं, प्रयास करेंगे, जो सारणी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करेंगे, कुछ और जो तरीके होते हैं उनका हम उपयोग करके एक 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 लाने का प्रयास करेंगे। ज़बरदस्ती ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जब c2 माइनस c3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और c3 माइनस c1 कर दीजिए तो 1 माइनस 1 0 जेड क्यूब माइनस एक्स। और अब हम इनका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0 वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और 0 जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। इस प्रकार से हमारे पास ये एक सारणी सरल होता हुआ दिख रहा है। इससे हम y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं c2 से,
और C3 से z माइनस एक्स। तो y माइनस जेड जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया, बाकी बचेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ 0, यहाँ जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिद्ध करना था ये दो कॉमन आ चुके हैं। अगर हम इनको घटा दें C1 माइनस C2 माइनस C3 फिर एक बार कर दें तो z कट जाएगा, या C3 माइनस C2 कर दें तो भी z कट जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ये हमारे पास y माइनस जेड और z माइनस एक्स है, और उधर है 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और 0 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और C3 माइनस C2 कर दीजिए। फिर 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो जेड स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0 वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ 0 एक्स माइनस वाई, इसका गुणनखंड x माइनस वाई, जेड बचा, यहाँ पर x प्लस वाई बचेगा, और इसका गुणनखंड z कॉमन ले लें तो x माइनस वाई, और अब इस C3 से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और फिर 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0 वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 1, और यहाँ x प्लस वाई प्लस। तो इतना हमने किया और इसमें कहीं हमने इसका प्रसार नहीं किया है अभी तक। अब हम इसका प्रसार कर लेंगे क्योंकि ये दोनों 0 हैं, प्रसार बहुत सिंपल होगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और जब प्रसार करेंगे तो इसका इससे गुणा एक्स वाई एक्स जेड वाई स्क्वायर वाई जेड, फिर जेड वाई और जेड स्क्वायर, ये हमारे 6 टर्म्स हो जाते हैं, एक्स वाई एक्स जेड वाई स्क्वायर वाई जेड और फिर जेड वाई और फिर जेड स्क्वायर, और माइनस ये पूरा तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई, ये वाई जेड कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये जेड स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स, यानी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस प्रकार से हमको जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। तो सारणिक का प्रयोग करके, इस तरीके से सारणिक की प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे, और सिद्ध करने के लिए कुछ दिया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, लेकिन 5 नंबर में तो इसका एक सवाल निश्चित रूप से आना है। तो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो इसी क्रम में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखें, अगर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में ये निश्चित रूप से आ सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी से। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई जेड
वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। सिद्ध करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसी क्वेश्चन को x y z की जगह पर a b c के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। x के स्थान पर a, y के स्थान पर b और z के स्थान पर c। जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ यानी 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, बहराइच के सेट में ही था और गलती से यहाँ 2 नहीं प्रिंट था, तो 2 प्रिंट नहीं था, प्रॉब्लम हो गई। बाद में वो करेक्शन में गया, हालांकि बच्चों को नंबर दिया गया उस पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है आपके, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। और सारणी जैसा चैप्टर तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर देखते हैं इसको हम, इसका सलूशन अगर देखें LHS, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ये हो गया। अब हमको यहाँ 2 लाना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है। देखिए बहुत सावधानी से करिए, बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम c1 प्लस c2 प्लस c3 करें, ये और ये जोड़ेंगे तो ये 2x, ये 2y और 2z हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से वही हो जाएगा 2y प्लस 2z और यहाँ भी वही हो जाएगा। और यहाँ x y प्लस जेड प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2। अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x y प्लस जेड प्लस 2x x y y और z प्लस x प्लस 2। देखिए हमने कहा था कि आप प्रयास करिए कि किसी रो या किसी कॉलम का जो तीनों एलिमेंट है वो 1 हो जाए। देखिए यहाँ 1 बन गया, और जब 1 बन जाएगा तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा सा आप स्टेप पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अब इनको हम क्या करें, हमने जैसा कि आपको बताया है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना लें। y यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x y यहाँ x z प्लस x प्लस 2। अब क्या किया जाए, वही c2 माइनस c3 और c3 माइनस c1, यानी हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड और 8x y। इसको वैसे ही लिख लेते हैं और यहाँ क्या करेंगे, c2 माइनस c3 तो 1 माइनस 1 यानी 0 और y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x यानी क्या बचेगा y प्लस जेड प्लस x और y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y यानी बचेगा माइनस, हमने कॉमन ले लिया उतना बचेगा। और c3 माइनस c1 कर दीजिए, c3 माइनस c1, तो जब c3 माइनस c1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, x माइनस x 0 हो गया और z प्लस x प्लस 2y माइनस y यानी क्या बचा, x प्लस y प्लस z। अब हम x प्लस y प्लस z, यहाँ से x प्लस y प्लस z कॉमन ले लेंगे तो 2 घात हो जाएगी। यहाँ क्या बचा 8xy और 0 1 माइनस। अब हम इसको देखें तो यहाँ 0 है दोनों टर्म्स, तो यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो सकता है और ये क्या हो गया 2 की जगह 3 घात हो गया। और अब क्या बचा 0 0 1। अब इसका आप विस्तार कर दीजिए, 1 माइनस 0, इसका इससे और इसका इससे, बाकी आगे सब शून्य है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही हमको सिद्ध करना है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है और बहुत आसान सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं आज और ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। खासकर यहाँ पर एक्स वाई जेड के स्थान पर ए बी सी लिखकर बोर्ड में आ जाता है। तो जब ए बी सी लिख दिया जाएगा तो आप एक्स वाई जेड के स्थान पर ए बी सी करेंगे। इसी क्रम में एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। एक डिटरमिनेंट दिया है और उसको सिद्ध करना है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब और बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक सवाल तो ये हो गया, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सिद्ध करना अलग है। एक्स वाई जेड अलग अलग है, भिन्न है, माने ये बराबर नहीं है। x नॉट इक्वल टू y, y नॉट इक्वल टू z एंड x नॉट इक्वल टू z। देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। यानी दिया हुआ है कि एक सारणिक है जो शून्य के बराबर है और हमको 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 दिखाना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर इसको देखते हैं। ये दोनों एक ही क्वेश्चन नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ये दोनों अलग हैं लेकिन हल एक ही तरीके से होंगे। ये एक क्वेश्चन ये है, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन हल एक ही तरीके से होगा क्योंकि जो सारणी दिया है वो एक ही दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। LHS, हम इसके सलूशन की बात कर रहे हैं। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। अब हम इसको 2 सारणिक में बदल लें। 2 सारणिक में एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि यदि किसी सारणिक के किसी रो या किसी कॉलम के अवयव 2 अथवा 2 से अधिक अवयवों के योग अथवा अंतर के रूप में लिखे हैं तो उनको हम उसी क्रम के 2 अथवा 2 से अधिक सारणिकों के योग अथवा अंतर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एंड प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। इस एलिमेंट को 2 जगह कर दिया। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे प्रॉपर्टी लगा दी गई। 2 चेंजेस हुए हैं। R1 जो C1 था उसको C3 बना दिया और C3 को C1 बना दिया और फिर C2 और C3 को फिर बदल दिया गया। 2 चेंजेस होने से माइनस हट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। और यहाँ से इससे हम x कॉमन ले लें, इससे y और इससे z, यानी x y z कॉमन हो गया। 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जब इतना हमारे पास हो गया तो ये दोनों सेम लिखे हुए, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। और अब यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों एलिमेंट एक हो गए हैं और इनको हम 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा और ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर होगा। फिर उसी तरीके से 2 को 0 बनाने का प्रयास करेंगे। C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0 और यहाँ y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड और C3 माइनस C1 कर लें, ये 1 भी 0 हो जाएगा। z माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 0 हो गए। प्रसार बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन प्रसार अभी नहीं करना है, अभी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसका फैक्टर कर लें हम 0 y माइनस जेड और y प्लस जेड।
और इसका भी फैक्टर कर लें 0 z माइनस एक्स, और इसका फैक्टर हो जाएगा z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स वाई जेड कॉमन हो, ये है, और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन हो सकता है C2 से, और C3 से z माइनस एक्स कॉमन हो सकता है। क्या बचेगा 1 एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस जेड 0 1 z प्लस एक्स। अब इसका हम प्रसार करते हैं, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, जो प्रसार होगा वो केवल एक के सापेक्ष होगा, बाकी दोनों पद 0 हैं, तो ये होगा z प्लस एक्स वाई माइनस, इसका इससे गुणा माइनस इससे, तो z कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये हमारा जो आर से सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, यानी ये पहला क्वेश्चन जो हमने बताया। अब सपोज दैट ये ना करके ये क्वेश्चन करना है, तो जब ये क्वेश्चन करना है तो ये क्या है डेल्टा है। अगर हमको इस क्वेश्चन की बात करनी है तो डेल्टा क्या है 1, यानी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, और ये बराबर है 0। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमको ये पूरा करना पड़ेगा। अब जब हम ये पूरा प्रूफ करेंगे तो इतना बराबर ये सिद्ध हो जाएगा, और जब सिद्ध हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन की सहायता से। इस क्वेश्चन को हम अगर समीकरण 1 या कोई समीकरण पढ़ें तो ऊपर की सहायता से इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बराबर 0। लिखा है कि एक्स वाई जेड विभिन्न हैं, माने अलग अलग है, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू जेड एंड जेड नॉट इक्वल टू एक्स। तो क्या बचा 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, और यही सिद्ध करना है। तो ये एक क्वेश्चन पढ़िए और ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 हो जा रहा है, और कमेंट में आप फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दें। तो ये 2 क्वेश्चन देखते हैं जिनमें शर्त दी हुई है कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डिटरमिनेंट के केस में लड़के इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, स्टूडेंट्स ये बात प्रायः भूल जाते हैं कि उनको हल कर देना है, कैसे हल करना है नहीं मतलब बिना प्रसार किए, माने इसमें प्रसार आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, प्रसार नहीं करना है और ये सिद्ध करना है। तो LHS फर्स्ट का हम देखें तो ये दिया हुआ है x प्लस वाई जेड 1, वाई प्लस जेड एक्स 1 और z प्लस एक्स वाई 1। जो पहला पार्ट है बहुत आसान है। अगर हम यहाँ पर r1 प्लस r2 कर दें, r1 प्लस r2 कर देंगे तो x प्लस वाई और z x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, y प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, z प्लस x प्लस वाई यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, z x वाई 1 1 1। अब हम इससे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे, जो पहला वाला r1 है उससे हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। और इस प्रकार से 2 रो या 2 कॉलम सरसम हो तो सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई कि यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम सरसम हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो चूंकि यहाँ पर r1 और r3 सेम लिखा हुआ है, 1 है यहाँ भी 1 है,
1 यहाँ भी 1 है, 1 यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार से इस सारणी का मान 0 हो जाएगा और हमारा RHS सिद्ध हो जाता है। और यहाँ पर कहीं भी प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ी है और शर्त भी दी हुई है कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। बिना प्रसार किए हमको ये सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये बिना प्रसार किए सिद्ध हो जाता है। और अब हम इसी क्रम में अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, LHS A plus BX C plus DX P plus QX AX plus B CX plus D और PX plus Q U V। तो अब हमको प्रसार नहीं करना है। यहाँ भी A plus BX लिखा है, यहाँ AX plus B लिखा है। C plus DX लिखा है, यहाँ CX plus D लिखा है। यहाँ P plus QX लिखा है, यहाँ PX plus Q लिखा है। अगर हम R2 को X से गुणा कर दें और R1 में से घटा दें तो ये BX ये B से कट जाएगा, DX D से कट जाएगा, QX Q से कट जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है इनको। R1 माइनस X R2, यानी R2 को हम X से गुणा करके R1 में से घटा दें तो A प्लस BX माइनस AX स्क्वायर माइनस BX, तो प्लस BX माइनस BX कट जाएगा, क्या बचा A माइनस AX स्क्वायर। सेम यहाँ भी DX DX कट जाएगा, C माइनस CX स्क्वायर। यहाँ भी P माइनस PX स्क्वायर। और इसको हम वैसे ही नोट कर लेते हैं, AX प्लस B CX प्लस D और PX प्लस Q U V। अब यहाँ से अगर A कॉमन ले लें, इससे C कॉमन ले लें, इससे P कॉमन ले लें तो तीनों जगह पर R1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A, यहाँ C, यहाँ P, यहाँ बचा AX प्लस B, यहाँ CX प्लस D और PX प्लस Q U V W। अब हमको यहाँ ACP लाना है, आ गया है, U V W लाना है, वो भी आ गया। बीच वाला पद गड़बड़ कर रहा है, ये भी आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ACP वैसे ही लिखिए और R2 में से हम X R1 घटा दें, R2 में से R1 का X गुना घटा दें, AX कट जाएगा, CX कट जाएगा, PX कट जाएगा, तो आएगा B D Q U V W। और हमारे पास यही हमको सिद्ध करना था, A C P B D Q U V W। तो इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो जाता है और कहीं प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सारणी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और सारणी नहीं, मुझे लगता है कि गणित अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है। गणित एक अच्छा विषय है, इसमें अगर आप थोड़ी मेहनत करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, हम आगे चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में हम आपसे स्पेशली परीक्षा पर चर्चा करें कि किस प्रकार से हम परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इसकी चर्चा करें। लेकिन फिलहाल आप ये माने कि गणित में 90 प्लस 95 प्लस पाया जा सकता है। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 98, 99 और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो 100 का 100 उनको मिला है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप काम करें, गलती कम से कम होगी, तो इस तरीके से गलती कम से कम होगी और आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है तो सिद्ध कीजिए 1 ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 7 और 1 एक डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू हमको 3 सिद्ध करनी है। तो
सॉल्यूशन इसका देखें, LHS 1 ओमेगा 6 ओमेगा 8 ओमेगा पावर 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 7 ओमेगा इकाई का घनमूल है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले। अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ओमेगा जब इकाई का घनमूल होता है तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। और एक और शर्त होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। जब ओमेगा क्यूब को 1 पढ़ेंगे तो यहाँ से ओमेगा की घात 6 बराबर भी 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा मान 1। ओमेगा की घात 7 का मान निकालेंगे तो ओमेगा क्यूब ओमेगा गुणा में घात जुड़ती है तो ओमेगा की घात 7 का मान ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा की घात 8 का मान निकालेंगे तो ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर। ये सब वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। क्या मिलेगा 1 ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इस प्रकार से हमारे पास जो सारणिक था वो कुछ इस प्रकार से हो। अब हम इसको अगर और सरल करना चाहें तो जोड़ घटा सकते हैं, नहीं तो इसको प्रसार भी किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सरल हो सकता है 1 ओमेगा स्क्वायर और C2 माइनस C1 कर लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब हम इसका प्रसार कर सकते हैं। 2 पर 0 हो गए हैं, इनका हम जब प्रसार करेंगे तो क्या होगा। प्रसार करने का तरीका बताया गया 1 ओमेगा ये लिख लीजिए और 0 और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अब हम इसका प्रसार कर लेते हैं तो 1 का प्रसार, इसका इससे गुणा और इसका 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस से प्लस ओमेगा क्यूब। और 0 का प्रसार कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ओमेगा क्यूब माइनस 1 आएगा। 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका गुणा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 0। अब हम इसको अगर ब्रैकेट खोलें तो ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा क्यूब ये 0 है, यहाँ प्लस ओमेगा क्यूब और यहाँ माइनस ओमेगा की घात 4। और हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, इससे और इससे माइनस कॉमन ले लीजिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसको लिख दिया गया और ये सब हो गया 1 प्लस 1। ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, ये है ओमेगा और ये है 2। यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1। तो जब हम इसको -1 रखेंगे, -1 रखने पर ये हमारा माइनस से +1 हो जाएगा, यानी ये जो स्टेप है वो -1 + 2 यानी 1 + 2 यानी। तो हमारे पास ये हमारा जो आंसर है वो 3 हो जाता है। 3 हमको सिद्ध भी करना था, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके और 3 हल कर पाते हैं। तो ये बात हुई सारणी के कुछ क्वेश्चंस की, और इसी प्रकार से हम सारणी के और भी कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फीडबैक कमेंट करके ज़रूर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएंगे जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। निश्चित रूप से गणित में तो नंबर उठाया ही जा सकता है, और जो गणित में स्कोर कर सकते हैं वो फिजिक्स में भी निश्चित रूप से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ये बताया जाता है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो मैथ्स ग्रुप के लड़के हैं, मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए तो मैथ और फिजिक्स पढ़ के वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे इस सेशन में आप बने रहिए और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर करें। लाइक और शेयर कर देने पर दूसरे छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो हमारे इस सेशन में बने रहिए और आप जो कंटेंट अवेलेबल कराया जाए उनका लाभ ले पाएं। धन्यवाद।